असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। So, welcome to lecture 1 part 2. In the first part of this lecture, we have discussed magnetic flux and electromagnetic induction, and now we are left with the last two topics of the lecture 1, that is Faraday's laws of electromagnetic induction and Lenz's law. Now let us discuss them one by one. Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday gave two laws regarding electromagnetic induction. The first law says whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit, an EMF and hence a current is induced in the circuit. However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing. पिछली स्लाइड्स और पिछले लेक्चर में हमने इस बात को समझा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी सर्किट का, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं. एंड इफ दैट सर्किट इज क्लोज्ड, अगर वो सर्किट क्लोज्ड है, वो करंट को अलाउ करता है पूरा पाथ, तो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट भी सेटअप होता है. लेकिन ये इंड्यूस करंट केवल और केवल तब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा. एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इंड्यूस करंट बनना भी बंद हो जाएगा. माइकल फैराडे से एक बार पूछा गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट इंड्यूस कर रहा है, ये जो आपकी डिस्कवरी है, ये रिसर्च है, इससे जो इंड्यूस करंट बनता है वो तो बहुत कम है, और इस छोटे से इंड्यूस करंट का आप क्या करेंगे. तो उस समय फैराडे ने जवाब में कहा कि एक छोटे बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी का क्या यूज़ होता है, वो तो खुद चल भी नहीं सकता, वो तो पूरी तरीके से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, उसका क्या यूज़ होता है. तो उस समय जो उनकी बात थी वो आज शायद समझ में आ रही है, और कितनी बड़ी बात थी कि वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कहीं काम कर सकता है, कहीं अच्छे काम कर सकता है. ऐसे ही जो इंड्यूस करंट भले ही उनके शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में, शुरुआती डिस्कवरीज में प्रोड्यूस होता था, वो बहुत कम होता था, उसको आप गैल्वेनोमीटर की हेल्प से मेज़र करते थे. लेकिन हम इस चैप्टर के एंड में जो पढ़ेंगे एसी जनरेटर, उसके अंदर हम देखेंगे कि उससे आप इसी कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. और आज देखिए कि हम जो इस लाइफ में रह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आसपास इतना सारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो एसी जनरेटर्स की वजह से ही हुआ है, और जिसकी वजह से हमारे घरों में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पा रही है. सो इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ अगेन आई एम सेइंग फर्स्ट लॉ, दैट जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट कॉइल में, सर्किट में सेटअप होगा, और वो तब तक ही बनता रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स
चेंज होता रहेगा। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कांस्टेंट हो जाते ही आप देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बनना बंद हो जाएगा, करंट बनना बंद हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ एक्चुअली में क्वांटिटेटिव लॉ है। अगर फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव है जो हमें बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, तो सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्म होता है। सो सेकंड लॉ सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। आपके सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रहा है E, इसे अभी हम मैग्नीट्यूड ना कह के हम इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जैक्टली कहेंगे। मैग्नीट्यूड इफ then we have to put a modulus sign. Negative rate of, like again I am showing this slide, that in this slide what we have seen that this coil start falling between the magnetic poles and its magnetic flux changes. In this coil or in this loop there is only one turn, so the induced EMF that will form or that will set up in this coil or loop will be equal to negative rate of change of flux. However, if there is a coil having n turns, then the induced EMF set up in the coil will be equal to negative rate of change of total flux. It means if there are n turns, let's say if there are 10 turns, then we have to multiply the rate of change of flux with n. Okay. Now the question is, why this negative sign here? What is the reason behind this negative sign? Now let us try to understand the significance of this negative sign with another law, that is Lenz's law. Lenz's law states the direction of induced EMF or induced current is such that it opposes the change that is producing it. Again, the direction of induced EMF or induced current is such that it opposes the change that is producing it. Induced EMF या induced current अपने आप को उस डायरेक्शन में establish करता है जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज को, कौन सा चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला चेंज के होने को अपोज करता हो, अपने ही कारण को। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंज लॉ ये कह रहा है कि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने आप को उस तरीके से फॉर्म करेगा या उस डायरेक्शन में सेटअप करेगा जिस डायरेक्शन में वो अपने ही बनने के कारण को, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को के चेंज को अपोज करता हो। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी में इस एनिमेशन में ये दिखाया गया है कि अगर ये मैग्नेट लेफ्ट कॉइल की तरफ जा रही है और राइट कॉइल से अवे जा रही है, तो उस दौरान, जिस दौरान ये मैग्नेट लेफ्ट कॉइल की तरफ जा रही थी, तो इसमें इंड्यूस करंट इस तरीके से सेटअप हुआ कि ये वाला फेस नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है और ये वाला फेस अगर मैग्नेट वाली साइड से देखा जाए तो वो भी नॉर्थ जैसा बिहेव कर रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेट के मोशन की वजह से ये बात तो कंफर्म्ड है कि दोनों कॉइल्स का, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली का भी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। और क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है तो यहाँ इंड्यूस्ड करंट भी बना। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन में दिखाई दिया था हम लोगों को कि जब मैग्नेट टूवर्ड्स लेफ्ट कॉइल एंड अवे फ्रॉम द राइट कॉइल गई तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन आने से बेसिकली यहाँ पे नॉर्थ पोल, और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल इसलिए बन रहा है क्योंकि मैग्नेट का मोशन ही मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा रहा है। मैग्नेट का मोशन ही मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करा रहा है?
चेंज करा रहा है, तो वो अपने ही बनने के कारण को अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने आप को ऐसे सेटअप करवाएगा कि वो अपने ही बनने के कारण को अपोज करे। उसके बनने का कारण है मैग्नेट का मोशन। तो मैग्नेट के मोशन को अपोज कैसे कर सकता है? अगर ये वाला फेस नॉर्थ बन जाएगा तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, और अगर ये वाला फेस भी एज सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ बन जाएगा तो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और साउथ अगर नॉर्थ को वापस खींच रहा है और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करके वापस बीच में ही रखने की कोशिश कर रहा है, तो इट मीन्स दैट इंड्यूस ईएमएफ ने या इंड्यूस करंट ने अपने आप को उस तरीके से बनाया है जिस तरीके से वो अपने ही बनने के कारण को अपोज कर रहा है। इस चीज को एक बार दोबारा यहाँ पे डायग्राम में समझेंगे कि जब ये मैग्नेट लेफ्ट कॉइल की तरफ गई तो वहां पे करंट एज सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ जैसा बिहेव कर रहा है। वो वाला फेस नॉर्थ जैसा बिहेव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करके। जिस कॉइल के फेस में आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता हुआ दिखाई दे, वो फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है। और ऐसे ही अगर हम मैग्नेट की तरफ से देखेंगे तो ये भी हमें नॉर्थ जैसा दिखेगा, यहाँ पे करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और साउथ नॉर्थ को वापस अट्रैक्ट कर रहा है और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है। तो इट मीन्स कॉइल्स में, दोनों कॉइल्स में करंट इस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ है कि वो अपने ही बनने के कारण को अपोज कर रहा है, और वो है मैग्नेट का मोशन। वो मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है, मैग्नेट को मोशन करने नहीं देना चाह रहा है। इट मीन्स आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। आप उसको यूनिफॉर्म मोशन में अगर लेके जाना चाहते हैं तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगा के इस रिपल्शन और उस अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। नाउ हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं एक्टिविटी में। इस बार हमने इस तरफ साउथ पोल और इस तरफ नॉर्थ पोल रखा है, तो जब हम मैग्नेट की तरफ जाएंगे तो हम इस बार साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, साउथ पोल लेकर जा रहे हैं लेफ्ट मैग्नेट की तरफ, और नॉर्थ पोल अवे जा रहा है। तो होगा क्या, बेसिकली ये वाला फेस साउथ जैसा बिहेव करेगा और ये वाला फेस भी साउथ जैसा बिहेव करेगा। अगर हम मैग्नेट की तरफ से देखेंगे तो दोनों में करंट क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखेगा, और क्लॉकवाइज जिस फेस में से करंट जाता हुआ दिखे वो कैसा बिहेव करता है, साउथ पोल जैसा। तो अब यहाँ पे भी वही हो रहा है कि साउथ साउथ को क्या कर रहा है, रिपेल, और नॉर्थ साउथ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो आपकी दोनों कॉइल्स में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। इट मीन्स द करंट फ्लोज in such a way that it opposes the cause of its own production। वो अपने ही कारण को, अपने ही बनने के कारण को क्या करता है, अपोज करता है। एंड दिस इज लेंज लॉ। नाउ लेट्स डू बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही वैलिडेट कर रहा है। लेट्स सी हाउ। हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कहते हैं द इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change that produces it. It is this opposition against which we perform a mechanical work in causing the change in magnetic flux. Therefore, the mechanical energy is converted into electrical energy. Thus, Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. देखिए, जब आप इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेकर गए थे, अभी मैं केवल एक ही कॉइल का फेस दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे करंट ने अपने आप को किस डायरेक्शन में फ्लो करवाया, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करवाकर वो फेस नॉर्थ जैसा बिहेव कर रहा है, और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। नॉर्थ रिपेल्स नॉर्थ, सिंपल रूल। तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, तो इट मीन्स आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। और जो भी आप फोर्स लगा के इस मैग्नेट को मोशन करवा के कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और फाइनली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे अपीयर हो रहा है। नाउ लेट अस थिंक, अगर ये नॉर्थ की जगह साउथ बन गया होता तो ये मैग्नेट तो उल्टा अपने आप ही वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होती, अपने आप ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता,
एंड अपने आप ही वहाँ पे इंड्यूस करंट बन जाता. इट मीन्स कुछ एनर्जी खर्चे बिना ही, विदाउट स्पेंडिंग any amount of energy, induced current, induced EMF will get set up. It means अपने आप ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती. अगर एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस हो जाती तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाता. इट मीन्स एनर्जी हैज प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स ओन, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी वैलिडेट है. इट इज वैलिडेट एवरीवेयर, बिकॉज when you try to bring this magnet toward this coil behave as north pole as the current is flowing in the anti-clockwise direction, and therefore it repels this magnet. And when this repels this magnet, it means we have to apply some force on this magnet, and we have to perform some mechanical work, and that mechanical work or mechanical energy finally converts into electrical energy. It means Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. This is a very important question, sometimes come in exam also, that how Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. So by the examples that we have discussed so far, we can now understand that what is the significance of this negative sign. We have seen from the previous examples that induced EMF always produce itself in such a way that it opposes the rate of change of magnetic flux. That is the cause of its own production. So we can say that this negative sign suggests that they are like enemies of one another, because induced EMF opposes the cause of its own production, so they are like enemies. So this negative sign suggests that induced EMF always opposes the rate of change of magnetic flux. Now let us come to a numerical which is based on the understanding of Lenz's law. Here we can see a conductor coil, rectangular conductor coil ABCD, which is entering into the region of magnetic field, uniform magnetic field. These cross signs shows that the magnetic field is perpendicular and inwards to the plane of paper. Now this coil ABCD is entering from a region where the magnetic field does not exist into a region where there is a uniform magnetic field. You can see that the coil is entering into the region of magnetic field. So initially no magnetic field is passing through it, not a single magnetic field line is passing through it. And when it is entering, the number of magnetic field line become 2, 3, 4, and the magnetic field has increased, or we can say the magnetic flux that is going inwards this plane of coil has increased. So we can see this in one another way also from the side view. These are the magnetic field lines. The same diagram is shown from the side view. The magnetic field lines which are going inwards and the coil ABCD is entering into this. The same diagram is shown in another manner, and you can see again the magnetic field lines that are crossing the surface of this loop has increased. Now the question is, the induced EMF and therefore the induced current that is going to set up in this coil will be in which direction? It will be in this direction, ABCD, anti-clockwise direction, or it will be ADCB. So induced current will follow which kind of path? ABCD anti-clockwise or ADCB clockwise? This will be according to Lenz's law. So let us assume first thing that the current is flowing in, the induced current will flow in ABCD direction. If this current, induced current flows in ABCD direction, anti-clockwise direction,
then because of that, the magnetic field that will be produced because of this current, induced current, will be in upward direction. You can check it using right hand thumb rule that the magnetic field will be in upward direction, whereas the magnetic field that we have seen just before, you can see that the magnetic field that is increasing, the magnetic field is in downward direction and the magnetic field is increasing as the coil is entering into this region. So our first assumption is that the induced current will flow in ABCD direction. And in second assumption, we assume the current will flow in ADCB direction. It means a clockwise direction. If the current flows in ABCD direction, I have told before also, the magnetic field that will be because of this induced current will be in upward direction. You can see this pink colored arrow. And here, the magnetic field, if the current flows in ADCB direction, will be in the downward direction. So which of these two will be true? इनमें से कौन सा वाला एक्चुअल में सही बात होगी कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट? तो लेंज लॉ कहता है कि करंट, इंड्यूस करंट अपने आप को उस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा जिस डायरेक्शन में वो अपने ही बनने के कारण को अपोज करे। उसके बनने का कारण क्या है? उसके बनने का कारण है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड। तो वो उसको बढ़ने नहीं देगा या उसको कोशिश करेगा कि वो ना इंक्रीज करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो फर्स्ट केस में, फर्स्ट एजम्पशन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। सो इट मीन्स द फर्स्ट एजम्पशन इज इन अकॉर्डेंस विद द लेंज लॉ। जो हमारी पहला एजम्पशन है वो हमारे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है तो जो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। और अगर दूसरा केस देखा जाए, दूसरी एजम्पशन, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले ही बढ़ रही है कॉइल के अंदर आने से, और इंड्यूस करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इट मीन्स दिस सेकेंड केस इज रॉन्ग, सेकेंड एजम्पशन इज रॉन्ग एंड द फर्स्ट एजम्पशन इज राइट. So our first assumption is right. It means the current will flow in the anti-clockwise direction. In NCERT book, a number of questions have been asked regarding the same concept, that what will be the direction of induced current set up in the coil, and I will suggest that you should practice all those kind of questions in which the direction of the induced current has been asked, and all these questions will be solved in accordance with Lenz law, keeping Lenz law in our mind. So I think it is clear that we can now suggest that the current will be in the direction A to B to C to D to A. It means the current will flow in the anti-clockwise direction. As the coil will enter, the current will flow in anti-clockwise manner, the induced current. Now let's do a numerical on Faraday's law of electromagnetic induction. What the question says: the magnetic flux passes perpendicular to the plane of the circuit and is directed into the paper. If the magnetic flux varies with respect to time as per the following relation, phi is equal to 2t cube plus 3t square plus 8t plus 5 milliweber, what is the magnitude of the induced EMF in the loop when time t is equal to 3 seconds? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी कॉइल का वो इस रिलेशन के साथ चेंज हो रहा है। अगर टाइम चेंज होगा, टी की वैल्यू चेंज होगी, तो ऑब्वियसली फ्लक्स फाई भी चेंज होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। और कब निकालना है? जब टाइम 3 सेकेंड्स हो। अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, the second law, induced EMF is equal to d upon dt of flux. Here there is only one term, so we can put the value of n equal to 1,
and directly we can put the value of phi 2t cube plus 3t square plus 8t plus 5 here into 10 raised to the power minus 3. Why 10 raised to the power minus 3? It is because here minus 3, it was not written here. 10 raised to the power minus 3 because it is given in milli and we are going to convert it into Weber. Now, what will be the derivative of 2t cube? 3 will come down, it will become, and the power will be decreased by 1. So it will become 6t square. 3t square will become 60 on being doing derivative. 8t will become 8 and the derivative of constant 5 will be 0 and multiply by 10 to the power minus 3. On putting the value of time t equal to 3 seconds, 3 square 9 into 6 into 3 plus 8 will get 80 into 10 to the power minus 3 volt or 80 millivolt. So this means at time t equal to 3 seconds, the induced EMF that will set up in a coil or the circuit will be 80 millivolt. So with this, the lecture 1 completes. In the next lecture, we are going to discuss motional EMF and self-induction. Till then, keep learning and practicing.